हेलो फ्रेंड, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग दरोगा का सेट प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, मैं चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाता हूँ। लूसेंट एनसीईआरटी का सात संग्रह पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं सबका टेस्ट लेता हूँ। लेकिन आज जो टेस्ट होने वाला है दरोगा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं लगेगा फालतू है, एकदम मन खुश हो जाएगा क्वेश्चन देखकर। ठीक है, और क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्व करते करते हम लोग उसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। और प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कितना सही हुआ है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन आपके सामने है, मात्र 2 सेकंड का टाइम लेना है। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। देखिए, अकबर द्वितीय के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इनके बेटे अकबर द्वितीय के जो बेटे का नाम था बहादुर शाह जफर। इनका तो नाम जान रहे हैं हम लोग सब कोई। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। किनके बेटे थे? तो अकबर द्वितीय के पुत्र थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, अब तो हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में जान जाते हैं हम लोग। ठीक है, आत्मीय सभा, आत्मीय क्वेश्चन आएगा कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। कब की? तो 1815 में की। ठीक है, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ब्राह्मण समाज की स्थापना की 1828 में की। किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा 1815, ब्रह्म समाज 1828, ये याद रखिएगा। वेदांत कॉलेज, कौन कॉलेज? वेदांत कॉलेज, याद रखिएगा। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की है? तो 1825 में। किसने की है? तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, और इनका जो मेन इंपोर्टेंट जो समाचार पत्र है, एक है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चंद्रिका, सब समाचार पत्र के बारे में बता रहा हूं मैं। चंद्रिका, बंगदूत। ठीक है, देखिए इसमें लिखा समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरा वर्ड को पकड़िएगा। संवाद कौमुदी, चंद्रिका, बंगदूत किसके द्वारा लिखा गया है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट जो है क्वेश्चन आएगा कि फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो मिरातुल अखबार। ठीक है, मिरातुल अखबार किसके द्वारा लिखा गया है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब लिखा गया है? तो 1822 में। ये फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र था, मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। ध्यान रखिएगा। उसके बाद सती प्रथा को बंद कराने का बहुत बड़ा हाथ रहा है राजा राम मोहन राय के द्वारा। उस समय कौन गवर्नर थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो सती प्रथा को बंद कराए राजा राम मोहन राय की मदद से। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में से भारतीय क्रांतिकारी की माँ, यानी भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो मैडम भिखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारी की माता या माँ कहा जाता है। मैडम भिखाजी कामा जो थी, जर्मनी की, जर्मनी की एक जगह है स्टुअर्टगार्ड। जर्मनी की एक जगह है स्टुअर्टगार्ड। ठीक है, इन्होंने 1907 में सबसे पहले भारतीय झंडा को फहराया था। किसने? मैडम भिखाजी कामा ने जर्मनी का एक जगह स्टुअर्टगार्ड, सबसे पहले 1907 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय झंडा को लहराया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार में संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 सेकंड का टाइम लेना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो जो चोलिस्तान शब्द है, ये किया जाता है, पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है। ठीक है, पाकिस्तान के जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? चोलिस्तान बोलते हैं। रेगिस्तान नहीं, चोलिस्तान, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन कभी बहुत बार एग्जाम में देता है कि चोलिस्तान संबंधित है किस जगह से? तो पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र से। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। ठीक है, वहां के पीएम कौन है वर्तमान में? तो इमरान खान। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? पाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आरिफ अलवी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग का परिवहन होता है किस रूप में? तो ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग जो होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। किस रूप में होता है?
बाई कार्बोनेट के रूप में होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्मदिन पर, ठीक है, 125वें जन्मदिन पर किस पुल का नाम को बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया, ठीक है। यानी सुभाष चंद्र बोस का जो 125वें जन्मदिन है, उसमें किस पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया, ऑप्शन आपके सामने है। तो मेजरहट पुल का जो नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया, ये है कहाँ मेजरहट पुल? ये कलकत्ता में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। करेंट के बिना सब कुछ अधूरा है, ठीक है, और हिस्ट्री के बिना। तो 125वें जन्मदिन पर मेजरहट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया है। इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को, 23 जनवरी को इनका जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक है। और किस दिवस के रूप में मनाया जाता है इनका जन्म दिवस? मनाने की घोषणा की गई है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रकरण दिवस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को प्रकरण दिवस मनाने की घोषणा की गई है 23 जनवरी को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 23 जनवरी को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा दिया। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, ठीक है। देखिए, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी हम लोग को जानना चाहिए। कोई भी इंसान हम लोग का मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये पता तो चलना चाहिए, इसलिए हर इंसान को सीखना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 में क्या प्रदान करता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो अनुच्छेद 19 जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता था, लेकिन अब जो है अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। समझिएगा एकदम गौर से, हम लिख नहीं पाएंगे, जैसे लिखा नहीं पा रहा है इसमें से। देखिए, पहला अनुच्छेद ए बोलता है, अनुच्छेद 19 का 1 बोलता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कोई भी इंसान अपने बोलकर या कार्टून के ज़रिए, कहानी के ज़रिए, कविता के ज़रिए अपना भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, ठीक है। इसी में अनुच्छेद 19 का क्लॉज़ 1 में प्रेस की स्वतंत्रता है, यानी प्रेस जो लिखता है ना, उसको स्वतंत्रता जो है उनसे अनुच्छेद 19 के ए में है। ए बोलिए या 1 बोलिए, जो बोलिए इक्वल है। अनुच्छेद 19 का बी में क्या बोलता है कि शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। क्या बोलता है? शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का क्लॉज सी में बोलता है क्या? संघ बनाने की आजादी, यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी यूनियन जो बनता है अनुच्छेद 19 का क्लॉज सी के तहत बनता है। डी में क्या बोलता है कि भारत में कहीं भी घूमने की आजादी, हम लोग कहीं भी जो भारत में घूमते हैं तो अनुच्छेद 19 के क्लॉज डी के तहत घूमते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 19 का क्या, फिर डी के बाद क्या है? ई। ई में क्या बोलता है कि देश में कहीं भी बसने की आज़ादी, यानी कहीं भी रहने की आज़ादी, कहीं भी बसने की आज़ादी। पहले जो था, ये अपवाद में था, जम्मू-कश्मीर में हम लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है? लेकिन अब ऐसा कहीं भी नहीं, सब अपवाद अपवाद खत्म कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 के ई के तहत हम लोग कहीं भी बस सकते हैं, रह सकते हैं। अनुच्छेद 19 का एफ, इसमें क्या था? संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार था। लेकिन संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया गया है कि मौलिक अधिकार के से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा। तो अब अनुच्छेद 19 का जो एफ है वो खत्म हो गया है। अब आइए 19 का जी। 19 के जी में क्या बोलता है? देश में कहीं भी बसने की, व्यापार करने की आज़ादी। देश में कहीं भी व्यापार करने की आज़ादी किसे मिलती है हम लोग? अनुच्छेद 19 का क्लॉज़ जी के तहत। एफ खत्म कर दिया तो कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नहीं है, ठीक है? फिर समझ जाइए, 19 ए में क्या? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी इसी में प्रेस की स्वतंत्रता है। बी में है कहीं भी शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सी में है संघ बनाने की आज़ादी, यानी स्वतंत्रता। डी में है भारत में कहीं भी घूमने की आज़ादी। ई में है भारत में कहीं भी बसने की आज़ादी। एफ जो था संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत फंडामेंटल को राइट से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति को, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। और उसके बाद जी आ जाइए कि देश में कहीं भी व्यापार करने की आजादी है। तो अभी अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 6 प्रकार की। नागौर नेशनल पार्क, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी बहुत चर्चे में रहा है। नागौर नेशनल पार्क कहाँ है? तो नागौर जो नेशनल पार्क है वो कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। भारत में गंडक नामक नदी, जो गंडक नदी है भारत में, नेपाल में उसको किस नाम से जानते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। भारत में जो गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है?
ऑप्शन आपके सामने है। तो नेपाल में गंडक नदी को नारायणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग? नारायणी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा लास्ट में कि कितना सही हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया है? ऑप्शन आपके सामने है। कलिंग युद्ध से, कलिंग युद्ध कब हुआ पहले जान लीजिए। 261 बीसी यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ है अशोक के द्वारा। ठीक है, कलिंग किस जगह को बोलते हैं? तो आज का उड़ीसा हो गया। आज का उड़ीसा को हम लोग कलिंग बोलते थे उस समय। ठीक है, तो अशोक ने क्या करता है, कलिंग पर आक्रमण करता, लाखों लोग मरता है। तो जब ये रणभूमि में देखता है जाकर कितने लोग की हत्या हुई, मृत्यु हो गई है, तो इसका मन हृदय परिवर्तन कर जाता है। ठीक है, तो भारी परिवर्तन अशोक के कलिंग युद्ध से हुआ है। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, कलिंग कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ये ध्यान रखिएगा। अब कलिंग के युद्ध के बारे में जो चर्चा हुआ है अशोक के किस शिलालेख में है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जान लीजिए। जब अशोक कलिंग पर आक्रमण कर रहा था तो कलिंग का राजा कौन था? उस समय कलिंग का जो राजा था वो था नंदराज। कौन था? नंदराज था कलिंग का राजा, ये ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? पहले जान लीजिए कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई है? तो 1936 में हुई। कहाँ हुई है? तो लखनऊ में हुई है। जितना बार रिलेवेंट कीजिएगा उतना बार याद होगा। देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट बताने में टाइम लगता है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कब स्थापना हुई है अखिल भारतीय किसान सभा की? तो 1936 में। कहाँ हुई? तो लखनऊ में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट इसकी अध्यक्षता कौन की थे? स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने किया था। ठीक है, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, कि इसके पहले महासचिव कौन बने? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव कौन बने? तो एनजी रंगा। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसे एनजी रंगा यहाँ पर लिखा हुआ है। महासचिव अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कौन बने? तो एनजी रंगा बने। और अध्यक्ष कौन बने? तो स्वामी सहजानंद। 1936 में लखनऊ में। लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमिदीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया है किस संसदीय अधिनियम के द्वारा? मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमिनदीवी का जो नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया है 1 नवंबर 1973 के अधिनियम के द्वारा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। क्या कर दिया गया है? तो लक्षद्वीप कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिमाग लगाइए, एकदम इजी क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी है। ऑप्शन आपके सामने है। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा गया है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कई जितने भी ऐड हुए हैं, जो क्लॉज हो या कोई भी किसी चीज में भी, जो अधिकतर चीज ऐड हुआ है 42वें संविधान संशोधन के तहत ही हुआ है, इसलिए इसको मिनी संविधान कहा जाता है। और बहुत से जो संशोधन के द्वारा हटा है वो 44वें संविधान। देखिए, जुटने की बात आएगी तो 42वें संविधान संशोधन 1976, अगर किसी चीज को हटने की बात आएगी तो 44वें संविधान संशोधन 1978। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मिनी संविधान किसको बोला गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान बोला गया, ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, महान भारतीय कवि एवं नाटककार कालिदास ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? ऑप्शन आपके सामने, बहुत इजी है। कालिदास के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो मालती माधव जो कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई। ठीक है, शकुंतलम कालिदास, ऋतु सिंहार कालिदास, मालविकाग्निमित्रम कालिदास। ये जो मालती माधव है ना, ये कालिदास के नहीं लिखा गया है। ये मालती माधव जो बुक लिखा गया है भावभूति के द्वारा लिखा गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, मालती माधव किसके द्वारा लिखा गया है? भावभूति के द्वारा लिखा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है सब कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते, जिनको विक्रमादित्य कहा जाता ना है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहते थे, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, टाइम तो लग रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ही आ सकता, हो सकता है एक्स्ट्रा फैक्ट ही एग्जाम में आ जाए। ध्वनि तरंगी किसके द्वारा, किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये परावर्तन के कारण ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए।
भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको बोलते हैं हम लोग, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब शामिल किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए ये सॉरी इसमें 6 होगा, ठीक है? मौलिक कर्तव्य 1976 में शामिल किया गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है मिसप्रिंट हो गया था यहाँ पर। मौलिक कर्तव्य संविधान में कब शामिल किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में 1976 में शामिल किया गया, ये याद रखिएगा। ठीक है? कब शामिल किया गया मौलिक कर्तव्य को? तो 1976 में शामिल किया गया है। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, हमको अभी बोला ना मैं कि जितने भी ऐड किए गए हैं 42वें संविधान संशोधन में ऐड किए गए, इसलिए 42वें संविधान संशोधन को क्या बोला जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। तो मौलिक कर्तव्य भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य कितने भाग में है? मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 में है। भाग 4 के ए में है मौलिक कर्तव्य। अगर अनुच्छेद की बात की जाए, मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद की बात की जाए, तो 51 का क्लॉज ए के तहत भाग बोलेगा तो 4 क्लॉज ए मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद बोलेगा तो 51 क्लॉज ए, ये ध्यान रखिएगा। अब किसकी सिफारिश पे किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, मौलिक कर्तव्य जो है सरदार, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को 1976 में डाला गया 42वें संविधान संशोधन। हाल ही में चर्चा में रहा शूरपनेश्वर वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये गुजरात में है। शूरपनेश्वर वन जीव अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में, याद रखिए, ठीक है? नर्मदा जिले में, गुजरात के नर्मदा जिले में, ठीक है? शूरपनेश्वर वन जीव अभी बहुत चर्चा में रहा है। जितने भी चर्चा में वन जीव अभयारण्य है उसी को मैं शामिल किया हूँ। कहाँ? तो गुजरात में, नर्मदा जिले में। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया है? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ठीक है? फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने सबसे पहले नीला जल योजना जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। देखिए भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर है कोई, अगर भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा था, याद रखिएगा। इन्होंने ही कहा तो हिंद महासागर में, हिंद महा हिंद महासागर में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपने ताकत को स्थापित करने के लिए, अपने साम्राज्य को दिखाने के लिए कि मेरा साम्राज्य हिंद महासागर में कितना स्ट्रांग है, इन्होंने नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया। किसने लागू किया? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने लागू किया, याद रखिएगा, ठीक है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब पुर्तगाली जो लोग थे अपने आप को समुद्र का स्वामी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। कौन अपने आप को समुद्र का स्वामी कहते हैं? तो पुर्तगाली लोग। पुर्तगाली लोग अपने आप को समुद्र का स्वामी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब पहला पुर्तगाली वायसराय भारत में कौन आया? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा आया। इन्होंने ही, फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है? यह उपाधि किसने दी? तो विसेंट आर्थर स्मिथ, जिसको वीएस स्मिथ बोलते हैं, विसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, ठीक है? विसेंट आर्थर स्मिथ क्या थे? एक इतिहासकार थे। विसेंट आर्थर स्मिथ यानी वीएस स्मिथ एक इतिहासकार थे। इन्होंने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन तो हो गया समुद्रगुप्त। ईरान का नेपोलियन पूछेगा, ईरान का नेपोलियन तो नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त। और लॉर्ड डलहौजी के विलय का प्रथम शिकार कौन हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन आपके सामने है। लॉर्ड डलहौजी के विलय का जो प्रथम शिकार हुआ जगह, वो हुआ सतारा। कौन हुआ? सतारा। कब हुआ? 848 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में जान लीजिए। उसके बाद सतारा फर्स्ट में हुआ, उसके बाद हुआ जैतपुर। जैतपुर प्लस संभलपुर, ये कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। जैतपुर प्लस संभलपुर कब हुआ है? तो 1849 में। सबसे पहले बोलेगा शिकार कौन सा जगह हुआ? तो सतारा हुआ। कब? तो 1848 में। उसके बाद कौन हुआ? जैतपुर प्लस संभलपुर। कब हुआ? तो 1849 में होगा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जान जाइए, अवध, ठीक है? अवध जिसको लखनऊ का एरिया, अवध बोलते हैं हम लोग लखनऊ को। अवध को प्रशासनिक कुशासन के आरोप में अंग्रेजी साम्राज्य में लाया गया था। अवध को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई है। अवध को क्वेश्चन आएगा, अवध को कैसे मिलाया गया? तो अवध को प्रशासनिक कुशासन का आरोप लगाकर अवध को मिला दिया गया अंग्रेजी सरकार में। कब मिलाया गया? तो 1856 में मिलाया गया, ये ध्यान रखिएगा।
डलहौजी के शासनकाल में क्या चला? 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल डलहौजी के शासनकाल में चला है। ये याद रखिएगा। ठीक, कहाँ से कहाँ? तो मुंबई से थाने के बीच, ये ध्यान रखिए। सम्राट अशोक की वह कौन-सी पत्नी थी जिसने अशोक को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? यानी सबसे ज़्यादा चहेती पत्नी कौन हुई? ठीक है? देखिए 5 पत्नी का ऐसा नाम आता है ज़्यादा फेमस में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चहेती हो गई, आपको मारना ऑप्शन में, ये है कारूबाकी। कौन-सी पत्नी है? तो कारूबाकी है अशोक की सबसे प्रिय पत्नी, ये ध्यान रखिएगा। देखिए कारूबाकी से 2 पुत्र हुए, सॉरी एक एक पुत्री हुई, एक पुत्र हुआ, एक का नाम था तीवर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तीवर प्लस चारुमती, तीवर प्लस चारुमती तीवर जो देखिए सबसे प्रिय पत्नी कौन हो गया? तो कारूबाकी। सबसे अशोक का सबसे प्रिय पुत्र कौन हो गया? तो तीवर हो गया, ठीक है? तो तीवर प्लस चारुमती, चारुमती बेटी का नाम है, तीवर पुत्र का नाम है, तो कारूबाकी से हुआ है ये दोनों। ये दोनों को अशोक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए नेपाल भेजता है, ये याद रखिएगा। और आप लोग सुने होंगे कि श्रीलंका भेजता है अशोक महेंद्र प्लस संघमित्रा को, महेंद्र प्लस संघमित्रा, महेंद्र पुत्र अब संघमित्रा पुत्री का नाम है अशोक की, ठीक है? तो ये जो होती है ये देवी से होता है ये दोनों, महेंद्र प्लस संघमित्रा जो है देवी से ये दोनों का जन्म होता है महेंद्र प्लस संघमित्रा को। ये दोनों को श्रीलंका भेजता है, कहाँ भेजता है? श्रीलंका भेजता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? देखिए सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे टेस्टोस्टेरोन के बारे में, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स सेक्स है या फीमेल सेक्स है, क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो ये जो पुरुष सेक्स हार्मोन है, पुरुष सेक्स हार्मोन है, कौन? टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा, ठीक है? इसका स्राव जो होता है वृषण से होता है। टेस्टोस्टेरोन कैसा हार्मोन है? तब मेल हार्मोन है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो स्राव होता है वृषण से होता है। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन नामक हार्मोन से बौने पौधों को लंबा किया जा सकता है। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी भारतीय फिल्म 2021 के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में सेलेक्ट हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ऑप्शन आपके सामने है, अभी हाल में बहुत चर्चे में रहा है। तो ये बिट्टू, क्या नाम है? बिट्टू। बिट्टू मूवी जो है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में सेलेक्ट हुई है भारतीय ऑस्कर मूवी के रूप में। कौन सी फिल्म है? बिट्टू। इसके जो डायरेक्टर हैं करिश्मा दुबे, ठीक है? देखिए बिट्टू जो मूवी है, 2 दोस्तों की मूवी है, एक दूसरे को इतनी 2 सहेली की मूवी है, ठीक है? स्कूल का दिखाता है इसमें, एक दूसरे पर एकदम जान छिड़कती हैं दोनों, एक लेकिन ऐसा कुछ ऐसा होता है कि दोनों को स्कूल में ज़हर देके मार दिया जाता है, ठीक है? ये फ़िल्म देखिए, बहुत अच्छी मूवी है बिट्टू, इसके जो डायरेक्टर हैं करिश्मा दुबे। इटली के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इटली के प्रधानमंत्री के रूप में मारिको द्रांगी, मारिको द्रांगी के रूप में इनको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया मारिको द्रांगी। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम एक बीमारी जो होती है किसमें होती है? पुरुष में होती है, महिलाओं में होती है, पौधे में होती है या जानवर में होती है? क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है? ये जो रोग है, ये पुरुषों में होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है? जैसे ही ये रोग ग्रसित होगा, तो जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र की संख्या जो कितनी हो जाएगी? 47 हो जाएगी। ऐसे गुणसूत्र की संख्या कितनी हो रहती है मनुष्य में? तो 46 गुणसूत्र की जो संख्या रहती है, 23 जोड़ा, जोड़े के बारे में आए तो 23 जोड़ा, लेकिन ऐसे बोलेगा तो 46 गुणसूत्र होता है। लेकिन जहाँ पर क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम अगर बीमारी होगा, तो गुणसूत्र कितना हो जाएगा? 47 हो जाता है। ये किसमें होता है? पुरुषों में होता है और जिसको ये बीमारी हो जाता है, वो नपुंसक हो जाता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है ये। 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो ऑप्शन आपके सामने है, शरण कुमार लिम्बाले, लिम्बाने है ये, ठीक है? शरण कुमार लिम्बाने को उनकी पुस्तक सनातन के लिए, ठीक है? शरण कुमार लिम्बाने को इनकी पुस्तक सनातन के लिए 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सरस्वती सम्मान की शुरुआत की बात की जाए तो 1991 में सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई है। कब हुई है? 1991 में। इसमें जो राशि मिलती है, पैसे मिलती हैं, 15 लाख रुपए मिलता है,
ये याद रखिएगा। कब शुरुआत हुई सरस्वती सम्मान की? 1991 में। कितनी राशि मिलती है? तो 15 लाख मिलती है। 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है? तो शरण कुमार लिम्बाने को मिला है। किस पुस्तक के लिए? तो सनातन पुस्तक के लिए मिला है, ये ध्यान रखिएगा। चश्मे के लेंस में कौन सा कांच लगाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो चश्मे के लेंस में क्रूस कांच लगाया जाता है। कैसा कांच लगाया जाता है? क्रूस कांच लगाया जाता है, याद रखिएगा। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो तथा भारत के विभाजन की घोषणा की? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत विभाजन की घोषणा की गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन को 3 जून योजना बोलते हैं लोग। किस योजना के? 3 जून। अगर लॉर्ड माउंटबेटन योजना ना रहे तो वहाँ पर 3 जून योजना रहेगा। तो 3 जून योजना भी कहा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन योजना को। इसी के तहत भारत विभाजन की घोषणा की गई थी, याद रखिएगा। न्यूटन का प्रथम गति नियम और किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम के नाम जानते हैं। किस नियम से जानते हैं? जड़त्व का नियम। न्यूटन का 3 नियम है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। न्यूटन का 3 गति नियम है। और सबसे पहले अगर न्यूटन ने अपनी पुस्तक, ये एकदम VBI याद रखिएगा, प्रिंसिपिया जो 1687 में लिखा था। प्रिंसिपिया, न्यूटन ने अपनी पुस्तक 1687 में प्रिंसिपिया लिखा। इसी में उसने गति के नियम को प्रतिपादित सबसे पहले किया था। किस पुस्तक में? तो प्रिंसिपिया। बिहार के किस अभ्यारण्य को या पक्षी को, बिहार को हाल ही में पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया? ये बिहार के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया गोगाविल पक्षी बिहार को। ये हाल में हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा। ये है कहाँ? तो कटिहार में है। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो पहले हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी जो स्थापना हुई है 6 अगस्त 1992 में हुई, 1992 में हुई है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्ष। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना, नीति आयोग किसको बोलते थे? योजना आयोग का नया नाम है नीति आयोग। अब योजना आयोग खत्म हो गया, उसके जगह पर नीति आयोग नाम रखाया गया है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होगा वही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होगा। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री, ये याद रखिएगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछता है। इक्वाडोर देश की राजधानी कहाँ है? तो इक्वाडोर देश की जो राजधानी वो है क्यूटो। क्या है? क्यूटो। दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है इक्वाडोर। बस इतना जान लीजिए कि इक्वाडोर की राजधानी कहाँ? तो क्यूटो है, याद रखिएगा। 33 क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सॉलिसिटर जनरल निम्न से क्या होता है? कई बार इंसान कंफ्यूज होता है इसमें। आज सब कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाएगा। देखिए, सॉलिसिटर जो जनरल होता है वो केंद्र सरकार का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, यानी दूसरा सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, तो कानूनी सलाहकार होता है। लेकिन केंद्र सरकार का दूसरा सबसे बड़ा होता है ये, दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, तो दिमाग में आता होगा कि दूसरा सबसे बड़ा है तो पहला कौन है? सॉलिसिटर जनरल दूसरा सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, तो पहला कानूनी सलाहकार जो होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल, जिसको हम लोग बोलते हैं महान्यवादी। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा अगर कोई बोलेगा विधि अधिकारी, कानूनी सलाहकार, तो अटॉर्नी जनरल होगा, जिसको हम लोग महान्यवादी बोलेंगे। लेकिन सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? ये दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, ये ध्यान रखिएगा। किसे समाजवाद का बाइबल कहा गया है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को समाजवाद का बाइबल कहा गया। किसके द्वारा लिखा गया ये? तो लिखा गया कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है? 1848 में लिखा गया, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। घावों को शीघ्र भरने में सहायक कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो घाव को भरने में सबसे ज्यादा विटामिन सी मदद करता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखिएगा। कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष बने? ठीक है, पहले तो सब कोई जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन आपके सामने है। ये बने हैं रहमतुल्लाह सहानी। ठीक है, अगर पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बोलेंगे तो बदरुद्दीन तैयब। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम, तो बदरुद्दीन तैयब जी। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनेंगे बोलेंगे तो रहमतुल्लाह सहानी। रहमतुल्लाह सहानी कब बने? याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, 1896 के
कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। इन्हीं की अध्यक्षता में सबसे पहले जो राष्ट्रीय गीत था वंदे मातरम को गाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। उसकी अध्यक्षता किसने की? तो रहमतुल्लाह साहनी ने, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रथम कौन हो गए? तो बदरुद्दीन तैयबजी मुसलमान। दूसरे कौन हो गए अध्यक्ष? रहमतुल्लाह साहनी। तसरुबा अनंत शिशिर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई चर्चा में भी रहा है। ट्रांसजेंडर है भाई, तो इनको अगर धीरे धीरे मान्यता भी देना भी चाहिए इंसान को, वो लोग भी इंसान ही है, ठीक है। तो ये बनी है बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर, तसरुबा अनंत शिशिर। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। वहाँ के पीएम कौन है? शेख हसीना। मुद्रा क्या चलता है? तो वहाँ का मुद्रा चलता है टका। और वहाँ के सांसद का नाम है जातीय संसद, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बोला 1 जनवरी 2021 को किस संस्था ने अपना 63वां जन्म दिवस मनाया, मैंने स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन आपके सामने है, दिमाग लगाइए। इसका आंसर होगा DRDO, ठीक है। DRDO की स्थापना जो हुई है वो 1 जनवरी 1958 को हुई है। कब हुई है? 1 जनवरी 1958 को ही हुई है। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसी का DRDO का ही 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब? 1 जनवरी 2021 को। इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 में हुआ इसरो की स्थापना। सेबी की स्थापना के बारे में बात की जाए, सेबी की स्थापना के बारे में बात की जाए तो 1992 में सेबी की स्थापना हुई है। अब बीएसएनएल की स्थापना की बात की जाए तो 2000 में बीएसएनएल की स्थापना हुई है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले इसरो का हम देख लेते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म हो गया। सेबी का फुल फॉर्म होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब बीएसएनएल का होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसरो की स्थापना 1969 में, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में, सेबी की स्थापना 1992 में और बीएसएनएल की स्थापना 2000 में हुई है। जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट हो एकदम याद रखिए। क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन ही नहीं आए आंसर में, एक्स्ट्रा फैक्ट ही आ जाए आंसर एग्जाम में, याद रखिएगा। वर्तमान केंद्रीय बजट में घोषित मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, कृषि, वस्त्र, बैंकिंग, शिक्षा। तो जो मित्रा है वो है वस्त्र से है, याद रखिएगा। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। भारतीय सेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो मुख्यालय है वो है चंडी मंदिर, याद रखिएगा। भारतीय सेना यानी अगर आर्मी की स्थापना की बात की जाए तो आर्मी की स्थापना 1895 में हुई है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, जो मालविकाग्निमित्रम कहानी लिखे हैं कालिदास, इसमें जो अग्निमित्रम है, ठीक है, उसमें नायक जो है किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है शुंग वंश का, ठीक है। जो अग्निमित्र राजा हैं वो शुंग वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। मालविका लड़की का नाम है, मालविका बहुत ही खूबसूरत थी। और अग्निमित्र जो है ये शुंग वंश के एक राजा है अग्निमित्र, उन्हीं पर ये कालिदास बहुत से लव स्टोरी लिखते हैं, याद रखिएगा। तो मालविका अग्निमित्रम किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और अग्निमित्रम जो राजा है वो किस वंश से संबंधित है? तो शुंग वंश से संबंधित है। किस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? मोस्ट एंड वीवीआई क्वेश्चन। तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद क्या कर दिया गया था? खत्म ना करके बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को पद को बढ़ाकर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? पहले समझ लीजिए मूल संविधान कहते हैं किसको? जब संविधान लागू हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था जिस समय स्टार्टिंग में, तो उसको बोलते हैं मूल संविधान। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी? तो ये 14 भाषा थी, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कितनी भाषा थी? तो ये 14 भाषा थी। थोड़ा इसको जान लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले 14 भाषा थी, उसके बाद एक भाषा को जोड़ा गया, उसके बाद 3 भाषा को जोड़ा गया, उसके बाद 4 भाषा को जोड़ा गया, ठीक है।
तो याद रखिएगा 21वें संविधान संशोधन, 21वें हम बोलते जाएंगे, खाली नोट करते जाएगा। 21वें संविधान संशोधन 1967 में पहली बार जुड़ा है, पहला जो भाषा जुड़ा है 21वें संविधान संशोधन 1967 में कौन सा भाषा जुड़ा है? तो सिंधी भाषा, ठीक है। 14 ये कितना हो गया? 15। उसके बाद 3 भाषा जुड़ा, कब? तो 71वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन 1992 में, 1992 में, 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन-कौन था? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 15 3 कितना हो गया? 18। उसके बाद बचा 4 भाषा। तो 92वें संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 में, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया। पहला कौन था? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषा को जोड़ा गया, जो अब टोटल मिला कितना हो गया? 22। तो वर्तमान में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है। जब मूल संविधान बनी थी तो कितनी भाषा थी? तो 14 भाषा थी। याद रखिए, जितना भी मैं बताया अभी फैक्ट एकदम वीवीआई है, लिख लीजिएगा। कानून की आत्मा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो कानून की आत्मा नामक पुस्तक जो है ये लिखा गया मोंटेस्क्यू के द्वारा। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का, देखिए अब वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ कुछ पॉइंट याद करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री अब पूछेगा, क्योंकि क्रेज कम हो गया है बीच में, लेकिन अब वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो कानून की आत्मा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया। राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी है? मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जो दी है वो है ज़मान शाह ने दिया है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सब वीवीआई है, ठीक है। आप लोग लगता होगा एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ तो टाइम लगता होगा, ठीक है। जितने भी फैक्ट भी एक्स्ट्रा फैक्ट है सब वीवीआई, इसलिए मैं इंक्लूड किया हूँ। टाइम लग रहा है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि ज़मान शाह ने दिया है, याद रखिएगा, ठीक है। राजा रणजीत सिंह के बारे में जान जाते हैं। इनका एक कथन था कि ईश्वर की इच्छा है थी, ठीक है, कि मैं सभी धर्मों को एक आँख से देखूँ, इसलिए ईश्वर ने मेरी एक आँख छीन ली। राजा रणजीत सिंह की एक आँख नहीं थी, चेचक की बीमारी से उनका एक आँख, उनके प्रकोप से उनका एक आँख चला गया था। तो रणजीत सिंह ने बोला कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक नज़र से देखूँ, इसलिए भगवान ने मेरी एक आँख छीन ली। ये कथन किसका? तो राजा रणजीत सिंह का एक कथन है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और राजा रणजीत सिंह जो थे, किस मिसल के थे? तो सुकरचकिया मिसल के थे। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुकरचकिया मिसल से थे राजा रणजीत सिंह। इनको राजा की जो उपाधि दी है ज़मान शाह ने दी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत तिरुवल्लुवर दिवस पर संत तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि दी है। ये किस भाषा के कवि थे? संत तिरुवल्लुवर किस भाषा के कवि थे? तो ये तमिल भाषा के कवि थे, याद रखिएगा। यह भी चर्चा में भी रहा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खतौली का युद्ध कब हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, युद्ध से भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। तो खतौली का जो युद्ध हुआ है वो हुआ 1517 में हुआ है। किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी प्लस राणा सांगा के बीच हुआ था खतौली का युद्ध, ठीक है। इसी युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ, ठीक है, और एक पैर राणा सांगा अपना गवा देता है। एक हाथ और एक पैर अपना गवा देता है राणा सांगा खतौली के युद्ध में। कब हुआ? तो 1517 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ, याद रखिएगा। मैथ का भी देख लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा भी जाएगा जो आप लोग को बताना है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात जो होगा 7:6 है, ठीक है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो तीनों कोनों का जो अनुपात है 7:2 है। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितना होगा? देखिए सबसे पहले जान लेंगे हम लोग, त्रिभुज का तीनों कोण का जो अनुपात होता है, योग होता है, वो 180 होता है। हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात कितना दिया है बुक से? 7×2 9 और 6 15, ये 15 दिया है, ठीक है। और क्या बोल रहा है सबसे बड़े कोण कितने का होगा? तो सबसे बड़ा कोण कितने कौन सा बनेगा? 6 का, 2 का, 7 का, कौन सा बनेगा? तो 7 का बनेगा। तो जो किताब बोलेगा उसको ऊपर रखेंगे, जो हम लोग बोलेंगे, किताब बोल रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोण का जो योग होता है 180 होता है, लेकिन हम लोग बोलेंगे नहीं, त्रिभुज के तीनों का योग जो है इसमें दिया हुआ है 15 है, तो 15 लिख दिए। और जिसको निकालना उससे गुना किया जाता है। तो सबसे बड़ा कोण कितने कौन सा है? तो 7 है। इसको डिवाइड करते हैं 12 में,
तब 12 इंटू 7 12 साथ 84 डिग्री का कोण बनेगा, सबसे बड़ा कोण बनेगा इसमें। कितना? 84 डिग्री का होगा, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 आदमी हैं ए बी सी, इसका मासिक जो वेतन है, मासिक मतलब महीने का वेतन है, ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 5 है। क्या बोल रहा है? यदि ए का मासिक वेतन 12,000 है, जो किताब बोलेगा उसको ऊपर रखेंगे, याद रखिएगा। ए का जो मासिक वेतन है, ए सॉरी बोल रहा है कि जो सी का मासिक वेतन है, सी का जो मासिक वेतन है वो ए के मासिक वेतन से इतना अधिक है। हम लोग देखेंगे जो किताब बोल रहा है कि एक सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक है, लेकिन हम देखेंगे कि सी का जो मासिक वेतन है ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है? तो 3 अधिक है। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3 है, तो 3 अधिक है। और इसको निकालना उससे गुना। तो क्या बोल रहा है? बी का वार्षिक वेतन कितना होगा? यहाँ पर मासिक वेतन है, क्या बोल रहा है? वार्षिक वेतन कितना होगा? तो बी का जो मासिक वेतन 3 है, यानी 1 महीना में 3 कमाता है, तो वार्षिक में नहीं, महीने 1 साल में कितना कमाएगा? तो 12 तिया 36 कमाएगा, याद रखिएगा। ये गुना कर दिए हम लोग, इसको कर देंगे हम लोग 12 में, ठीक है? तो 12,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 1,40,000 आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है? लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये आप लोग के लिए है ऑप्शन, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा कि कितना सही हुआ है और इसका आंसर कितना आता है। प्लीज, दो संख्याओं का योगफल 14 एवं अंतर 10 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने 12, 24, 18, 36 ऑप्शन है। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कितना सही हुआ। और याद रखिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लंबा हो गया है वीडियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।